देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर चर्चा में है। तस्वीर में कौन है ये बताने से पहले इस तस्वीर को आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्हील चेयर पर बैठे मुस्लिम शख्स के हाथों को जोर से पकड़ रखे हैं। प्रधानमंत्री उनके तरफ देख रहे हैं और आसपास के लोग मुस्कुरा रहे हैं। अब ये हैं भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद। मुस्लिम धर्म के बड़े नेता हैं। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रैंड मुफ्ती दोनों के बीच में सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद को कांतापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के नाम से भी जाना जाता है। ये 10वें ग्रैंड मुफ्ती हैं। सुन्नी मुस्लिम के वे प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। ग्रैंड मुफ्ती पद के लिए इनकी जो सिलेक्शन हुई है 2019 के दिल्ली के रामलीला मैदान में गरीब नवाज शांति सम्मेलन के दौरान ग्रैंड मुफ्ती की नियुक्ति हुई थी। अब बात आती है 1931 में इनका जन्म हुआ कोझिकोड के स्थित, और कोझिकोड में ही एक मरकज है, उसके संस्थापक हैं, चांसलर हैं। अबू बकर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा के महासचिव भी हैं। अबू बकर अहमद ने देश में हजारों की संख्या में स्कूल, कॉलेज, अनाथालय और कल्चरल सेंटर भी स्थापित किए हैं, और इस कारण इन्हें अबुल अत्तम अनाथों के पिता की उपाधि भी दी गई। उन्होंने कट्टरपंथ, आतंकवाद के खिलाफ भी कठोर रुख अपनाया। ISI जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ फतवा जारी किया। उन्हें दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। और आपको अगर याद हो तो यमन में केरल के नर्स निमिषा प्रिया के फांसी की सजा रोकने की पहल भी इन्होंने की थी, और तब खूब चर्चा हुई थी। निमिषा प्रिया यमन में एक हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही हैं। उन्हें जून 2018 में एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया, और इस मामले में उसे 16 जुलाई 2025 को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इससे पहले ही 15 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया की सजा अस्थायी रूप से टाल दी गई, और इसके पीछे ग्रैंड मुफ्ती की पहल ही बताई जाती है। बताया यह जाता है कि अबू बकर मुस्लियार और यमन के चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज ने 15 जुलाई को इस मसले पर बातचीत की। दोनों के बीच में जो यमन के सुप्रीम कोर्ट है, एक जज के मृतक के भाई भी इसमें शामिल थे। शेख हबीब से बातचीत के लिए मुफ्ती मुस्लियार ने ही मनाया था, और यह पहली बार था जब मृतक के परिवार का कोई करीबी सदस्य बातचीत को तैयार हुआ। यह बातचीत शरिया कानून के तहत हुई। यह मृतक के परिवार को दोषी बिना किसी शर्त या फिर बिना ब्लड मनी के माफ करने की एक कानूनी अधिकार देता है। अबू बकर देश के सभी धर्मों में संवाद और शांति के रास्ते के पक्षधर रहे हैं। प्रधानमंत्री और ग्रैंड मुफ्ती के बीच में जो बातचीत हुई है, दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ है वो भी समझिए। ग्रैंड मुफ्ती का कहना है कि हिंदू हो या मुस्लिम, इंसानियत के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो करेंगे। देश में मुसलमानों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है और सभी महफूज हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम समाज में सद्भाव बढ़ाने, भाईचारे और शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। अब PM ने ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया। केरल के सुन्नी विद्वान शेख अबू बकर अहमद अखिल भारतीय सुन्नी जमीयतुल उलेमा का नेतृत्व भी करते हैं। इस्लामिक देशों में ग्रैंड मुफ्ती अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रभावशाली धार्मिक पद होता है। इस उपाधि को पाने वाले शख्स का मकसद शरिया के अनुसार लोगों का मार्गदर्शन करना, इस्लामिक न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ग्रैंड मुफ्ती की उपाधि पाने वाले शख्स के पास खासतौर से धर्म से जुड़ी कई जिम्मेदारियां होती है, जिसमें धार्मिक सवालों के जवाब देना, फतवा जारी करना, शरिया कानून की व्याख्या करना, धार्मिक मामलों पर सरकार को सलाह देना। इसके अलावा इस्लामिक त्योहारों जैसे कि रमजान या फिर ईद की तारीख तय करना। जो मस्जिद हैं और धार्मिक संस्थान हैं उसकी निगरानी इनके पास ही होती है। भारत में कैसे चुने जाते हैं ग्रैंड मुफ्ती, अगर ये सवाल है तो ग्रैंड मुफ्ती की नियुक्ति भारत सरकार की तरफ से नहीं होती है। यह कोई संवैधानिक या सरकारी पद नहीं है। ग्रैंड मुफ्ती का चुनाव मुस्लिम समाज, उलेमा जो धार्मिक विद्वान हैं होते हैं और मुस्लिम संगठन करते हैं। इनके चयन की कोई निर्धारित राष्ट्रीय प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन आमतौर पर बरेलवी या सुन्नी मुसलमानों के संगठन जैसे दारुल उलेम, इसके अलावा अशरफिया, दारुल उलेम में मनीरिया आदि मिलकर इनके जो वरिष्ठ विद्वान हैं वो सब ग्रैंड मुफ्ती घोषित करते हैं। वरिष्ठता के आधार पर इनका चयन होता है, जिसने इस्लामी फिक्स जिसे कानून कहा जाता है, तफसीर
के हिसाब से जो पकड़ होती है ज़्यादा, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें ये उपाधि दे दी जाती है। ये उपाधि तभी संभव मानी जाती है जब समुदाय या मुस्लिम संगठनों का बड़ा वर्ग उसे मान्यता दे। शेख अबू बकर की बात करें तो ये 10वें ग्रैंड मुफ्ती हैं। दक्षिण भारत के पहले शफी स्कॉलर हैं। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक शेख अबू बकर की अरबी, उर्दू, मलयालम विषयों पर 60 से अधिक किताबें आई हैं, ये लिख चुके हैं। 5000 से अधिक सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण कराया है। भारत के ग्रैंड मुफ्ती का पद एक धार्मिक और जो प्रतीकात्मक पद होता है, न कि कोई आधिकारिक या फिर सरकारी या संवैधानिक पद। इसलिए भारत सरकार द्वारा उन्हें कोई निर्धारित सरकारी वेतन या फिर भत्ता या फिर घर जैसे सुविधाएं नहीं दी जाती है। लेकिन इनडायरेक्ट तौर से देखें तो कुछ मदद जरूर किया जाता है, लेकिन इसके आधिकारिक तौर से बयान सामने नहीं आते कि मुफ्ती को क्या क्या सुविधाएं भारत सरकार दे रही है। तो कुल मिलाकर ग्रैंड मुफ्ती की ये पूरी कहानी थी, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी थी ग्रैंड मुफ्ती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अगर आपके इस पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। जाति कैसे काम करती है मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, जब तक इस देश में जाति जनगणना की मांग हो रही थी ना, तो इस देश के राइट विंग के दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी कहते थे अंग्रेजों ने जाति गिन करके जातिवादी बना दिया इस देश को। मैंने चैप्टर लिखा है कि अंग्रेज जब आए होंगे तो उन्होंने पाया होगा कि यहाँ कोई मनु नहीं है, कोई मनुस्मृति नहीं है। पहले उन्होंने एक मनु को पैदा किया, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, और फिर भी एक थाली में सब खाते थे। ऐसा तो नहीं था ना, इस देश में जातिवाद पहले से ही था। डॉक्टर को आप कैसे कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने कह दिया कि डॉक्टर बोल रहा है कि लीवर तो खत्म है भाई साहब, और आप लड़ जाओ कि तूने खत्म कर दिया। नहीं साहब, वो तो जांच करके बता दिया, आप उसकी दवा करो। एक बात, जाति एक ऐसी चीज है, या इवन मैं जेंडर को भी बराबर उसमें हमेशा रखता हूं। हमने अपने देश के युवाओं को ट्रेनिंग देने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। हमारे देश में गांव का भोजपुरी का गाना ले लीजिए या पंजाबी गाने ले लीजिए, क्लब में बजने वाले गाने ले लीजिए या सिनेमा में, 99% गाने महिला विरोधी होते हैं और महिलाएं पुरुष सब थिरकते हैं। और फिर आप समाज में जाके कहोगे कि जेंडर इक्वलिटी आ जाए। तो सोसाइटी ने देखा ही नहीं कि आपकी किस चीज का असर समाज पर क्या हो रहा था। आपके समाज में जातिवाद था, दिख नहीं रहा था। खाना बनाने वाली महिला अगर दलित थी तो छोटे छोटे बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। उनको किसने सिखाया था कि जाति क्या होती है? उनके घर ने। आप अपने घर में अपने बच्चों को यह समझाएंगे कि मेरी जाति अच्छी, या दूसरे के पास पहले से ही मिल रहा है उसकी जाति के नाम पर गाली मिल रही, इसका इस देश ने मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया कि हम कास्ट न्यूट्रल या जेंडर न्यूट्रल बनाएंगे कैसे। इसलिए वो दिखता है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।